Hello everyone. So from today onwards, I'm going to start a new series for UPSC PYQs. So in which I'll be starting from 1979 onwards. So I'll be covering around 46 years of PYQ. ठीक है. तो इतना भी ढंग से देख लोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे. ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे और आपको मेरे एंड से क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो अच्छे से सुन भी लेना. और टाइम के हिसाब से कुछ ट्रिक्स वगैरह भी साथ में कुछ बनाएंगे और सीख भी लेंगे. ठीक. चलो. पहला क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट एक्ट या फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा. सो बेसिकली क्या क्या ऑप्शन देख लो. इट इंश्योर्स द राइट टू प्रॉपर्टी. नहीं. इट इंश्योर्स द प्रेस फ्रीडम. नहीं. इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोक्लेम इंटरनल इमरजेंसी. नहीं, इससे नहीं आता. इट रिस्टोर्स टू द हाई कोर्ट एंड टू द सुप्रीम कोर्ट द jurisdiction टू कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल लॉ. ठीक है. इसका ये आंसर होगा. तो ठीक है, अपन क्या करेंगे अब देखेंगे. ये ऑप्शन देख लो पहले तो. जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था कब आया था? 1978 में. कैसे याद करना है? 4+4. 4+4. ठीक है, 8 याद रखना है ऐसे. सो 44 में से क्या क्या चेंजेस है अपन वो देख लेते हैं. सबसे पहले चेंजेस है FR में. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ? जो राइट टू प्रॉपर्टी है, दैट वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. ये जो है इंश्योर नहीं करता, रिमूव करता है. 44. ठीक है. अगला क्या है? इमरजेंसी से रिलेटेड जो डिक्लेरेशन है, अपन उसको देखेंगे. जो वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस है वॉज रिप्लेस्ड विद आर्म रेबेलियन. इसमें जो ये दे रखा है ना इंटरनल इमरजेंसी, उसको आर्म रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया. याद रखना. ठीक है. तो ये कट गया और ये कट गया. ठीक है. सो बेसिकली दिस मीन्स दैट नेशनल इमरजेंसी कैन नो लॉन्गर बी डिक्लेयर्ड based on internal disturbance. 44th amendment also requires 6 month review of emergency declaration. अगर if there is no new parliamentary approval, the emergency end after 6 months. अगर इमरजेंसी चालू है और कुछ 6 महीने के बाद, क्या एक बार खत्म होने के बाद, लाइक रिन्यूअल नहीं मिला, जब अप्रूवल नहीं मिला, तो इमरजेंसी 6 मंथ के अंदर खत्म हो जाती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट सेम पढ़ेंगे अपन. प्रेसिडेंट्स रूल. ठीक है. कौन सा रूल? प्रेसिडेंट्स रूल. इसमें क्या है? जो 44th अमेंडमेंट है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस पुट करता है किस पे? प्रेसिडेंट रूल पे. इसमें मतलब क्या है? जो 44th अमेंडमेंट है, इट पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल फॉर मोर देन 1 ईयर. फॉर मोर देन 1 ईयर याद रखना. अगर एक साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल रखा है तो उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं. उसके बाद पढ़ेंगे अपन इसी में बेसिक स्ट्रक्चर. इसे अब किससे पढ़ रहे पता है ना? 44th अमेंडमेंट से. तो पढ़ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. भले यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें आज भी इस पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. तो एक बार कंसेप्ट सीख लिया, सही हो जाएगा. The 44th Amendment it ensures that any change to the basic structure of the Constitution of India can only be made if at least 51% voters approve them in a referendum. याद रखना. ठीक है. अगला parliamentary privileges. जो 44th Amendment है, it made changes to parliamentary privileges. उसमें भी कुछ changes लाए उसने. और judiciary से related भी कुछ changes लाए. जो 44th Amendment है, it made changes to the judiciary. For example, it states that every high court has authority over ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स इन इट्स टेरिटरी. याद रखना. ठीक है. उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट है, इट आल्सो इंक्लूड्स अ न्यू प्रोविजन इन आर्टिकल 74 का 1. So basically this provision states that the president can ask the council of ministers to reconsider its advice. ठीक है. The president must then act in accordance with the advice after the reconsideration. ठीक है. ठीक है. अब इसी में देखेंगे. इसमें ये वाला एक पॉइंट देख लेते हैं. राइट टू प्रॉपर्टी. अपन ने अभी ये देखा, ये देखा. ठीक है. ये भी देख लिया. अब अपन ये देखेंगे प्रेस फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा. सो नहीं, रुको, वेट. इससे पहले एक बार ये देख लेते राइट टू प्रॉपर्टी. जो 44th अमेंडमेंट है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड इन 1978.
द अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड मेड इट अ लीगल राइट। कहाँ पर बना दिया उसको लीगल राइट? अंडर आर्टिकल 300A, याद रखना। आर्टिकल 300A states that no person shall be deprived of his property save by authority of law. इसका मतलब क्या है? That means no one can take away someone's property, but it also gives the government authority to do so if needed, ठीक है। if needed, याद रखना, गवर्नमेंट कर सकती है। क्या क्या हो गया फिर अपना? ये हो गया, ये हो गया, ये पढ़ के हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा सुन ले, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 1 का एक, ठीक है। सो आर्टिकल 1 का एक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस within its freedom of speech and expression. Freedom of the press is a principle that communication and expression through media should be considered a right. ठीक है? So it includes freedom of publication, circulation, and right against free censorship. ठीक? So basically, this means journalists can voice criticism of the government or the country. However, freedom of the press is needed to restrict. ठीक है? सॉरी, जो फ्रीडम है प्रेस का सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। तो बेसिकली अब रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है इसके अंदर? पहले अगर सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, प्रिजर्विंग डिसेंसी और प्रिजर्विंग मॉरलिटी, याद रखना, ठीक है। ये बड़े बड़े पॉइंट्स अपने यहाँ पर हो गए। अब इसमें तो टाइम गया, तुम कह रहे रहेंगे, बट कैसा है यार, इस पे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन भी देख ली ना आने वाले अपन। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द पावर ऑफ राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल? आपने को क्या पता है मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है वो? क्या कर सकता है? राइट, 14 डेज के लिए रोक सकता है। उसके ऊपर वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं। सो बेसिकली जो राज्यसभा की पावर है दैट इज लिमिटेड पावर्स रिगार्डिंग मनी बिल, ठीक है। तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, सो बेसिकली इट कैन नॉट रिजेक्ट एंड अमेंड अ मनी बिल, ठीक है। ओके, सो अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, अपने को पता ही है। अगर एक बार लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा 14 डेज मैक्स उसको डिले कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसको कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर नहीं भी किया तो वो पास ही माना जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना, अदर देन मनी बिल सारे बिल्स में बराबर का राइट है इसके पास, राज्यसभा के पास, यानी जो ऑर्डिनरी बिल्स है उनके पास, ठीक है। ओके, जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कुछ है, उसमें बराबर का पावर है। ऑर्डिनरी बिल है उसमें भी बराबर है। अगर फाइनेंशियल बिल है तो उसमें भी इक्वल पावर है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, तुमको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मनी बिल क्या है। So basically, a money bill is a draft law that deals with financial issues such as taxation, public spending, and the appropriation of money from the consolidated fund of India. So it can only be introduced in the Lok Sabha, the lower of the parliament, and not in the Rajya Sabha, the upper house. ठीक है? जो मनी बिल है, मनी बिल्स आर डिफाइंड इन आर्टिकल 110 of the Indian Constitution. They are significant for Indian polity and governance, as many important issues like Aadhaar bill, insolvency and bankruptcy bill are also related to it। आपने देखा आधार को अभी मनी बिल बना दिया था, ठीक है, तो याद रखना। फिर अभी क्या है अगला? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर यहाँ पर ये है, और इस केस में इसका आंसर क्या था? डी, ठीक है, ये और ये। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव है इज रिस्पॉन्सिबल टू राइट टू लेजिस्लेचर। तो अपने सिस्टम में क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल है किसको? लेजिस्लेचर को, ठीक है। So, in a parliamentary system, the executive is collectively responsible to legislature. उसके बाद जो ministers है, the ministers are collectively responsible to the parliament, in general to the लोक सभा, ठीक है। अब कहीं कहीं दिख जाएगा पार्लियामेंट, कहीं कहीं दिख जाएगा लोकसभा, तो याद रखना, ठीक है। जबकि मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लोकसभा के लिए। The Indian Constitution provides a parliamentary form of government, ठीक है, both at center and state।
इसका आंसर हो जाएगा लेजिस्लेचर। गुड। अगला, विच आर द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में है? ठीक है, तो अपने को याद रखना चाहिए कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहाँ से आता है ये भी। चलो ये बताऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या था अपने देखना है, इसमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद यार इसमें क्या प्रॉब्लम बताएगा, ये दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट में, फॉरेस्ट और एजुकेशन। ठीक है, तो वही, एक सेकेंड, कुछ तो है प्रॉब्लम है। जहाँ तक मेरे को कंफर्म है, वो तो कंफर्म है। चलो ठीक है, अभी फॉरेस्ट और एजुकेशन दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट है। So basically, the Constitution of India legislative section is divided into तीन लिस्ट, ठीक, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 आइटम्स है, ठीक है, जो कि 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो यूनिट लिस्ट है जिसको लिस्ट वन बोलते हैं, कंटेन्स मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द सोल पावर टू डिसाइड। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं एक बार आगे बढ़ने से पहले। जो यूनियन लिस्ट में है, जो बड़े बड़े जैसे डिफेंस हो गया, आपके एटॉमिक का हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी अपन ने देखा, फिर रेलवेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, पोस्ट आई मीन टेलीग्राफ्स हो गए, आपका इंटरस्टेट ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, करेंसी, ये सारे यूनियन में आते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे स्टेट। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, जिसमें वही है, स्टेट लॉस क्या है, आई मीन स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट बना सकता है स्पेसिफिकली। ठीक है, इसको लिस्ट टू बोलते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि पुलिस एक इसमें आता है, ट्रेड आता है, कॉमर्स आता है, एग्रीकल्चर याद रखो इसी में आता है। ठीक है, फिर लोकल गवर्नमेंट आपकी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। ठीक है, हेल्थ याद रखना, हेल्थ भी इसमें आता है, लैंड, ये सब इसमें आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। फिर तीसरा देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, इट कंटेन्स टॉपिक्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट, याद रखना। सो हियर आर सम टॉपिक्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अपन ने कौन कौन सा देखा, एक तो एजुकेशन याद रखो, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन याद रखो कंपलसरी, जो ट्रेड यूनियन है किसमें आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फिर आपका शादी से रिलेटेड मैरिज, मैरिज इसमें आता है, एडॉप्शन इसमें आता है, वेट्स और मेजर्स हो गए वो भी इसमें आता है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सब भी इसी में आता है, किसमें, कॉन्करेंट में। इसका आंसर क्या है, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन। ठीक है, अगला देखेंगे अपन, विच लैंग्वेज हैज बीन एडेड रिसेंटली टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो फिर कौन सा ऐड किया इसमें, राइट, सिंधी ऐड किया। कौन सा ऐड किया, सिंधी। ओके, ये याद रखो, जो सिंधी है 1967 में ऐड किया था ऑप्शन के हिसाब में से। ठीक है, तो अपना जो 8 शेड्यूल है उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है। कौन सी, असमीस है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठा, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस है जो इसका पार्ट है। ठीक है, जो जो मेन अमेंडमेंट से रिलेटेड है मैं आपको बता देता हूँ। 71st अमेंडमेंट है जो कि 1992 में आया था। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, KMN, कोंकणी, मैथी और नेपाली, ये इससे याद करना 71st से। फिर 92nd है, 96 अमेंडमेंट से कौन कौन सा है, BDSM। ठीक है, BDSM, चलो क्या है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये होगी इससे। ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, इसके पास टोटल कितने शेड्यूल्स है, 12। ठीक है, लेकिन जब अडॉप्ट किया था 1947 में, आई मीन 49 में, जब 8 शेड्यूल्स कितने थे, 8 शेड्यूल। नेक्स्ट देखेंगे अपन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, कौन करता है, हाँ, जो मेंबर है लोकसभा के और राज्यसभा के। ठीक है, गुड। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल, ठीक है, इन इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। इसको कौन सा आर्टिकल में मेंशन कर रखा है इनको? इनको कर रखा है आर्टिकल 63 में मेंशन, ठीक है। आपको ये भी रखना चाहिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज आल्सो द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट है इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज which consists of members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, ठीक है। इसमें दोनों लोग रहते हैं, both nominated and elected, ठीक है, ठीक है। चलो अगला, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज ऑफ ब्रिटिश monarch, याद रखना। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो monarch है, सेम अथॉरिटी, ठीक है। इतना है कि हायरार्की है, ये हायरार्की नहीं है, इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद याद रखना, अ, कुछ फीचर्स अपन ने जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, ठीक है। जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, वो किसके, ब्रिटिश जो क्वीन है उसके ऊपर बेस्ड है, जिसको हम हेड ऑफ स्टेट बनाते हैं। उसके बाद जो कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम है गवर्नमेंट का, एक वो, सो अपने जो प्राइम मिनिस्टर वो भी रेप्लिका है वहाँ के। उसके बाद जो पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमने उनसे लिए हैं, ओके, गुड। अगला 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यार एफडी पता है क्या करो तुम, एफडी याद कर लो अच्छे से। अगर वापस आ गया आएगा ना तो आपको ट्रिक स्टार्ट करा दूंगा सब कुछ, कैसे याद कराना है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अपन पहले देखेंगे इसमें से कौन सी इंक्लूडेड नहीं, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, याद रखना आप लोग। कौन सा नहीं है? सेक्युलरिज्म। और मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी इतना ट्रिकी वगैरह जब नहीं पूछते थे, अभी काफी कंसेप्चुअल वगैरह हो गए, जब अपन और अच्छे से देखेंगे धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो क्या अपन ने देखा इसमें से कौन सा नहीं है, कौन कौन सा है? टू सेफ गार्ड पब्लिक ऑथोरिटी टू एब्ज्योर वायलेंस, ठीक है, ये है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कौन सा? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, याद रखना। उसके बाद टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये तीनों इसके पार्ट है, इसके एफडीज के। चलो गुड। तो एक काम करता हूँ, आपको मैं याद दिला देता हूँ पहला कौन कौन सा है, ठीक है। जो ए है, ए क्या बोलता है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम। ए क्या है? अबाइड। बी, अब हमारे ये महात्मा गांधी ये सब क्या है? नोबल्स है ना, बापू, बप्पू, ठीक है, बापू बोलते हैं ना उनको हम, बी फॉर बापू। तो अपनी जो नोबल आइडियल्स है उनसे इंस्पायर होना चाहिए, आई मीन जो दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये हो गया बी। सी, अपने भी देखा था ना, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तीन चीजें थी, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एक दो तीन, तीन मतलब सी, तो याद करना, एक दो तीन सी। फिर डी, टू डिफेंड, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, डी के डिफेंड, गुड। अगला क्या है? ई, ई क्या है? टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and to renounce practice derogatory to the dignity of women. ई, ई क्या रहता है? पार्ट, ठीक है, याद करना। इसको आगे याद रहता आपको रहता हूँ, आगे आगे चलते हुए बताओ। एफ, एफ क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। आपका फोर्ट क्या है? हेरिटेज है ना आपका, फोर्ट एफ, फोर्ट एफ, ठीक है, तो रिच हेरिटेज। फिर अगला क्या है? जी, to protect and improve the natural environment including forest, lakes, याद रखना, forest, lakes, rivers and wildlife, to have compassion for living creature। जी क्या है? ग्रीनरी, ग्रीनरी से रिलेटेड कौन सा है? राइट, जी। अगला देखेंगे, एच, एच क्या कहता है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, याद करना, ह्यूमनिज्म है इसमें। ह्यूमनिज्म किस में आता है? एच में आता है। आई, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व, बोलते हैं ना अपन, an eye for an eye leads to
will make the world blind, sorry सर, an eye for an eye will make the world blind, ये किसमें आता है? आई मैप, याद रखना, वर्ल्ड लैंग्वेज में आता है, आई मैप है। फिर नेक्स्ट देखेंगे जे, ये क्या बोलता है? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव activity so that nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। ठीक है, इसमें क्या है? जे में endeavor and achievement, याद रखना। जे में क्या है? endeavor and achievement। लास्ट के सबको याद है, opportunities for education to children, और क्या अवार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। इससे ऐड किया बाद में हम लोगों ने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ठीक है, अपन ने पीछे एक छोड़ा था, कौन सा छोड़ा था? पी का। एक मैंने कैसे रख के बताया क्या? 5 है, रखना 5, उंगलियां रखना 5, तो फिर वही ब्रदरहुड दिखाते हैं साथ में रखता, तो एक ब्रदरहुड की तरह रहता, हारमोनी जाने की कोशिश करता, ऐसा मैंने याद किया उसको। अब क्या रहेगा तरीके, आप भी निकाल लेना है इसके लिए कुछ स्पेसिफिकली। तो देखेंगे नाइन्थ। नाइन्थ क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एफआर में से कौन सा नहीं है? ठीक है, याद रखना है, इसमें से कौन सा एफआर नहीं है, कौन सा नहीं है? राइट, अपन ने देखा राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, बाकी सब तो चलो है राइट कैसे ना कैसे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको भी। आई नो थोड़ा एक्टिंग चाह रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपको आदत बन जाएगी, तो वैसे वैसे आपको रिजल्ट दिखना भी चालू हो जाएगा। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक एफआर नहीं है। ठीक है, ठीक, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, गुड। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने उसको हटा दिया। दिस इज बिकॉज द राइट प्रूव टू बी a hindrance toward attaining the goal of socialism and distributing wealth equitable among the people। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो ये राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ लीगल राइट, आपने को पता होना चाहिए। अपन क्या करेंगे अभी, देखते हैं 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18। दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है 19 से लेके 22। फिर देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि 23 और 24 में। अगला देखेंगे, हाँ गुड, राइट टू फ्रीडम देखा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखा। फिर देखेंगे कल्चर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देख लिया, सॉरी 23 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से लेके 28 तक। उसके बाद देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है वो 29 30। सिक्स एंड लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, याद रखो, गुड। और एक देखेंगे जल्दी से, अ कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट बी लेस देन, अगर लोकसभा का तो 25 साल, ये पंचायत का है। ठीक है, ये लोकसभा का है, ये राज्यसभा का है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर के लिए, याद कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला अगला क्या है भैया? हाँ, so who is authorized to decide over a dispute regarding disqualification of a member of parliament। ठीक है, किसी को अगर लाइक एमपी को डिस्क्वालीफाई करना, तो कौन इस सिलेंडर का जो डिस्प्यूट है वो डिसाइड करेगा? कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। चलो इसके ऊपर थोड़ा जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं क्या क्या है, कैसा था। द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन इन ऑल अदर मैटर्स एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 10 शेड्यूल। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। तो 10 शेड्यूल को छोड़ के बाकी जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। हाउएवर प्रेसिडेंट शुड ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन बिफोर टेकिंग सजेशन। उनको इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर है, उससे उनको डिसाइड करना पड़ेगा, लाइक कंसल्ट करना पड़ेगा, ओपिनियन लेना पड़ेगा। जो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफिकेशन 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अगर राज्यसभा कोई मेंबर है तो वो कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन डिसाइड करेगा, ना कि प्रेसिडेंट। उसी तरह स्पीकर लोकसभा के केस में। और ये भी रखना, जो डिसीजन है स्पीकर के या फिर चेयरमैन का, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, गुड, ये अपन देखा। फिर अपन देखेंगे द वर्ड सेक्युलर। अब ये देख लो, सेक्युलर यहाँ पर था, यहाँ पर भी आ गया सेक्युलर, सेम पेपर में। ठीक है, ध्यान देने का कहाँ क्या है।
द वर्ड सेक्युलर डोनेट, सेक्युलर क्या डोनेट करता है बताओ? राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन। अपना सेक्युलर कंसेप्ट क्या है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है किसी एक पर्टिकुलर को फेवर नहीं करेगी, करेगी तो सबको करेगा, तो फिर किसी को नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। जो वर्ड सेक्युलर है कौन से से ऐड हुआ है? 1976 से। 1976 से तीन वर्ड्स ऐड हुए हैं, सेक्युलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिज्म, ये तीन चीजें ऐड हुई है। ठीक है, फिर अब इसमें क्या देखेंगे नेक्स्ट? 13। 13 क्या है? द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कौन सा है? सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एनुमरेशन ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, कंट्रोवर्शियल। टर्म ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, प्राइमेसी टू द डीपीएसपी ओवर, हाँ पढ़ के समझ आना चाहिए यार कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, क्या इसका आंसर? फिर इसका आंसर हो जाएगा प्राइमेसी, प्राइमेसी टू द डीपीएसपी ओवर एफआर। याद रखना, अब इतने सारे केस हैं। ठीक है, तो मुझे बता देना कि कौन से केस में क्या क्या रहता है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि कौन से केस में समझा है कि कौन सा इक्वल है, कौन सा बराबर है, कौन सा छोटा है, ये आप मुझे बता देना। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते करके आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अपन फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में क्या है? Which of the following state in India has no legislative council? यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, 6 स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, जो पहले नहीं है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो 6 स्टेट्स अपन वो देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री कौन सी है? कर्नाटका है, तेलंगाना स्टेट है और महाराष्ट्र है। तो ये चार के पास है। फिर एक है यूपी और बिहार, दोनों के पास है। ये दो, ये चार और दो, 6। आप ये रखना, पहले तमिलनाडु के पास भी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन 1986 में उन्होंने रिमूव कर दी। ठीक है, गुड। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट 15। जो पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली एम, इसका काम क्या था? टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं, टू इंश्योर रूरल डेवलपमेंट नहीं, टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स नहीं, ध्यान दोस्त, to arouse in the people of each area intensive and continuous interest in the community development program, right? आंसर ही होना चाहिए। ठीक है, क्या आंसर है फिर? डी। क्या काम था इनका? राइट। तो अपने को ये पता है कौन से इससे आता है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? हाँ, द केस ऑफ डिस्प्यूट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज रेफर्ड टू। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो कौन रिड्यूस करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी पूछते हैं। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, जो फाइनल अथॉरिटी रहती है वो डील करते हैं डिस्प्यूट के साथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। और किस किस के इलेक्शन के साथ? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ। ठीक है, गुड। अगला, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दिस इंस्पिरेशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये अपने को पता ही है। 9th की 10th के ऊपर पढ़ के थक गया अपन। ठीक है, कहाँ से आया था ये? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था, नहीं भी बोला तो पता ही है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हमने ये उठाया। तो बेसिकली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन चीजें। और इस साल के लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पंचायती राज इज इंट्रोड्यूस इन 1959, ऑपरेट्स एट, कौन से लेवल पे ऑपरेट करता है? विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, 3 लेवल, याद रखना। ठीक है, भारत के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब आया था? 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये डिस्ट्रिक्ट न्यूज में है, क्यों मुझे बताना। यहाँ के कोई डीएम थे, इन्होंने काफी एक अच्छा स्कीम, उज्जवल या उजास, उज्जवल, उजास, कोई तो स्कीम है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो। काफी वो सही है, देख लेना आप। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नो पंचायती राज सेटअप। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसके पंचायती राज सेटअप सेटअप नहीं है? हाँ, अभी भी है, नागालैंड के पास पंचायती राज स्टेटस नहीं है। याद रखना, जो नागालैंड इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट डजंट हैव अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बाकी सभी स्टेट्स और यूटीज में ये है, एक्सेप्ट फॉर दिल्ली, मेघालय, मिजोरम। याद रखना, जो पंचायती राज सिस्टम है हैज 3 लेवल। कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और झड़पी। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो नागालैंड का थोड़ा देख लेते हैं। तो नागालैंड हैज a unique local self government system called the Nagaland Village Council Act 1978। ठीक है, अंडर दिस एक्ट विलेज काउंसिल आर द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार क्या जल्दी से देख लेते हैं कि इसका क्या कैसा था। चलो, अपन ने ये देखा था 44th अमेंडमेंट, 44th का देखा था, हाई कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन से रिलेटेड देखा था। फिर राज्यसभा की पावर 14 डेज मैक्स टू मैक्स वो लोग डिले कर सकते हैं, उसके बाद कुछ कर सकते हैं क्या वो? नहीं कर सकते। ठीक है, गुड। अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम टू रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेटर को। ठीक है, ये अपने को समझ गया, समझ गया। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से उठाई है? ऑस्ट्रेलिया से उठाई है। ठीक है, चलो गुड। इसमें क्या पढ़ना है? फॉरेस्ट और एजुकेशन दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, याद रखना। अगला, विच लैंग्वेज हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सी थी? सिंधी थी। ठीक है, अपन ने क्या क्या किया था? के, एम, एन और बी, डी, एस, एम। याद रखना, 71st, 92nd। गुड। अगला क्या देखा? वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है? राइट, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। याद रखना है, मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, इनका कोई रोल नहीं रहता। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश monarch। ठीक है, अगला क्या देखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सा नहीं है? हमने कौन सा देखा था? सेक्युलरिज्म नहीं, बाकी सब है, अपन ने सब देखा, आपको याद भी करा के दिया मैंने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया, ये भी हमने देखा। लोकसभा के लिए कौन सा था? एज 25। और जो भी डिस्प्यूट है रिगार्डिंग एमपी, वो कौन देखता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। जो वर्ल्ड सेक्युलर है क्या डिनोट करता है? बताओ। हाँ, गुड। क्या करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन। बाद में कंट्रोवर्शियल स्टेप कौन सा हमने देखा था? प्राइमेसी टू डीपीसी ओवर एफआर। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? वेस्ट बंगाल। बाकी 6 कौन से हैं? कमेंट में बता दो। पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली एम्ड एट, क्या करता है वो? तो बड़े ऑप्शन थोड़ा ध्यान देना उनको, ऐसे बड़े फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने देखा कि लाइक थोड़ा स्टेटमेंट बड़ा है, मतलब थोड़ा ध्यान देने का, ऐसा नहीं कि हर जगह काम आता है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा अपने आप। ठीक है, टू अराउज द पीपल ऑफ ईच एरिया इंटेंसिव एंड कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला, अपन ने देख लिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट। लिबर्टी इक्वलिटी कहाँ से कंसिडर है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। पंचायती राज इज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959, ऑपरेट्स एट 3 लेवल। कौन सा है वो? ब्लॉक, विलेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल। कहाँ आता है? नगौर डिस्ट्रिक्ट। कब आता है? 2 अक्टूबर पे आता है। द फॉलोइंग स्टेट हैज नो पंचायती राज सेटअप। कहाँ पर है? नागालैंड। नागालैंड में खुद का काउंसिल है, ये खुद का उनका सेटअप है। चलो, यहाँ पर अपना 1979 खत्म हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो भी पढ़ा है सब कुछ। 2-3 बार देखने का वीडियो। ठीक है, थैंक यू।